हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर और इस पेपर की सीडीपी हम डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो संकट पहचान है या पहचान संकट है उसके बारे में किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड एल्डर ने, सिगमंड फ्राइड ने, एरिक एरिक्सन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी अपने आंसर साथ साथ में कमेंट करने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिक एरिक्सन ने। और जो इनका सिद्धांत था पर्सनैलिटी से संबंधित जो सिद्धांत था, व्यक्तित्व से संबंधित जो इनका सिद्धांत था उसका नाम था मनोसामाजिक सिद्धांत या साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिगमंड फ्राइड, तो कल का जो मैंने पेपर कराया है 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी वो थी साइको एनालिसिस थ्योरी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे चलते हैं। आत्म का तात्पर्य है। सेल्फ रेफर्स टू। पहला, व्यक्तित्व के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। दूसरा, व्यक्तित्व के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं और अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। तो पहले वाले में तो दूसरों से संबंधित है, तो आत्म मतलब सेल्फ, खुद से संबंधित होगा उसका, ठीक है। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं। तो इससे समाज और संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सेल्फ की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। अगला है, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? पहला, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। तीसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। मीन्स जो थ्योरीज हैं उनको आप इंग्लिश में याद कीजिए क्योंकि हिंदी में उनका नाम अलग अलग भी हो सकता है। अगर इसी की मैं बात करूं तो इसका नाम कहीं पे होगा लक्षण उपागम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे द पायनियर ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी। जो ट्रेट थ्योरी है, ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी की जो ट्रेट अप्रोच है वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फोर्ट ने, ठीक है। इनको माना जाता है इसका अग्रणी। सिगमंड फ्राइड मैंने आपको बता दिया है, इन्होंने क्या दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। देखिए मैंने कल के पेपर में ही ये वाला आपको समझाया था, डिटेल में भी समझाया था। द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम थ्योरी इसे कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो जल्दी से आप बताइए ये किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए पावलोव, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी बंडूरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी उसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट वेंडूरा ने।
एल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। ठीक है, जैसे मैंने एक बताया था कि इन्होंने एक प्रयोग किया था एक छोटी बच्ची और उसकी गुड़िया पे। उस बच्ची को इन्होंने सबसे पहले प्यार वाली मूवी दिखाई, जिसको देखने के बाद बच्ची ने गुड़िया से प्यार किया, और उसके बाद एक दूसरी मूवी दिखाई जिसमें हिंसा हो रही थी। ठीक है, जिसमें मारपीट हो रही थी। तो उस मारपीट को देखने के बाद जो लड़की थी, जो छोटी लड़की थी, उसने अपनी गुड़िया को मारा और उसको तोड़ दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है। पावलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। और उसके बाद है स्किनर की थ्योरी। स्किनर की थ्योरी यानी इन्होंने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और ये सिद्धांत संबंधित होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है। उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेतक है। अ गर्ल चाइल्ड इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हिज एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज एन इंडिकेटर ऑफ हर। ऑप्शन नंबर ए तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन नंबर बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी अधिक व्यस्त कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी जो उसका जो मोटिवेशन है वो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए है, या अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए है, ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? रिवॉर्ड्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानवादी, ऑप्शन नंबर सी मानवतावादी, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स, पहला कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, दूसरा अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, तीसरा दंड देना, चौथा अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किस पर है, स्किनर की थ्योरी पे। ये मैंने बताया था किस पे बेस्ड है, स्किनर की थ्योरी पे। और स्किनर की थ्योरी जानी जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये दी थी किसने? पावलोव ने। किसने दी है? पावलोव ने। आगे बढ़ते हैं। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहा है वह है, अ मैथमेटिक्स टीचर डिस्कस सम प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक। स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ। देखो, थॉर्नडाइक का जो नियम था, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उसमें 3 नियम हैं। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है इसमें इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले उसने उसके कुछ क्वेश्चन कराए और उसके बाद उसी क्वेश्चन के आधार पर जो बुक में क्वेश्चन थे उनको हल करने के लिए कहा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, क्योंकि उनको अभ्यास करने के लिए दे दिया गया। रुचि का सिद्धांत, अभिरुचि का अर्थ है इंटरेस्ट रेफर्स टू, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक
व्यस्त रखने की वरीयता। दूसरा है किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। तीसरा है किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। चौथा है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापकता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर इंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। एक व्यक्ति है, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी जो प्राथमिकता है, यानी उसको क्या अच्छा लगता है, इंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती है जो उसको इंटरेस्टिंग लगती होंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। तो जो कल का पेपर था 2020 का, उसमें मैंने बताया था, तो आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। Which of the following methods involves seeking information from a person on a one-to-one basis? one-to-one basis का मतलब है कि आमने सामने या सामने सामने बात करके उससे इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो ये किस उसमें होता है, ये आपको पता चल गया होगा। ये होता है साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। अगला क्वेश्चन है विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statements is not correct about development? पहला, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। अगला है विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। विकास एक आयामी होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विकास होता है बहुआयामी, यानी मल्टी डायमेंशनल। लास्ट है विकास लचीला भी होता है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट and establishment of object permanence is visible in which of the following stages of cognitive development according to Piaget? पहला संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतीकात्मक विचार क्या होते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसने किसी टीचर को देखा कि वो कैसे पढ़ाती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ उस टाइम पे करती है, और वो बच्ची क्या करती है, टीचर को देखने के बाद जब घर में आती है तो वो खुद से सेम एक्टिविटीज़ करती है जो टीचर ने की हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रतीकात्मक विचार। इसके बाद जो वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व का मतलब है जब बच्चा छोटा होता है और उसके सामने कोई वस्तु है और वो आपने थोड़ा सा इधर उधर रख दी या उसके सामने से आपने एकदम से हटा दी, तो उसे ये लगता है कि वस्तु अब नहीं रही है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण भी उसमें आ जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सारे गुण आ जाते हैं। जीन पियाजे की अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी और द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इज अटेंड इज कॉमनली नोन एज। तो ये आपको पता होगा, ये होगा आपका किशोरा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। Which of the following statements is correct about adolescence? पहला, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं। तो वो ये मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितने कि वे करते हैं स्वयं के प्रति।
दूसरा है किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। तीसरा है व्यक्तिगत दंत कथाएँ प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ऑप्शन नंबर ए निद्रा संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकार, ऑप्शन नंबर सी आहार ग्रहण संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहार ग्रहण संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, एनोरेक्सिया क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति वज़न बढ़ने की डर से अपने आप को भूखा रखता है, तो ये ऐसा ही डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने वज़न को बढ़ने से लेकर चिंतित होता है और वो खाना कम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट इज कॉल्ड। पहला पुनर्जनन, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा प्रकाश अनुकूलन हो सकता है। तम व्यनुकलन, डार्क एडेप्शन, तो डार्क एडेप्शन उसने नहीं किया क्योंकि प्रकाश में था, पहले तेज में था, पहले मंद में था और उसके बाद तीव्र प्रकाश में वो था। चौथा है सैचुरेशन, संतृप्ति, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? Which of the following statements is correct about learning? ए, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। तो इसमें जब दो सही हो गए हैं तो तीसरा भी इसका सही होगा और ये तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये दोनों तो सिंपल हैं, सभी को पता होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे अगर दो सही हो गए हैं तो अपने आप ही तीसरा भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? Which of the following is not characteristic feature of formal assessment? औपचारिक मूल्यांकन वो होता है जिसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है और अनौपचारिक मूल्यांकन होता है जिसका कोई भी सिर पैर नहीं होता है। ठीक है, कहीं से भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशीलता, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी मानकीकृत, ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित। तो जो औपचारिक मूल्यांकन होता है उसमें एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है, वस्तुनिष्ठता उसमें होती है। दूसरा स्टैंडर्डाइज होता है, मानकीकृत होता है। तीसरा व्यवस्थित होता है। ठीक है, लेकिन जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है यानी औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है, वो होता है परिवर्तनशील। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। कल क्वेश्चन आया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है और आज क्वेश्चन आया है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है। ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स स्पीयरमैन और ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने दी है बहुबुद्धि, इन्होंने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके बाद अगर बात करें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, इन्होंने दिया है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, तो बचा है यहाँ पे केवल चार्ल्स स्पीयरमैन, तो इन्होंने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। दो कारक इसमें इन्होंने माने हैं, पहला सामान्य कारक जिसको जी से डिनोट करते हैं जनरल, और दूसरा विशिष्ट यानी स्पेशियल कारक, तो उसको एस से डिनोट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी भावात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भावात्मक पक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल। देखो, मोटिवेशन के लिए पुरस्कार और दंड दिया जा सकता है, प्रशंसा और निंदा भी की जा सकती है, और नवीनता यानी नोवेल्टी यानी जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके पढ़ाने की टेक्निक है उसमें आप नोवेल्टी नवीनता ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज? पहला स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, दूसरा पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, तीसरा पास पड़ोस समुदाय और समाज। तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास दोनों ही प्रभावित करते हैं, परिवार वातावरण और आपसी संबंध भी प्रभावित करते हैं, और आस पड़ोस समुदाय और समाज ये सभी इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं। टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज? टाइप आर यानी रिस्पॉन्स थ्योरी। रिस्पॉन्स थ्योरी किसे कहते हैं? पहले उसमें रिस्पॉन्स होता है और उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलता है या पुनर्बलन मिलता है। तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, शायद कल या परसों के पेपर में आया था। तो जिसने वो पेपर देखा होगा उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है सक्रिय अनुबंधन, तीसरा है संयोजनवाद, चौथा है अनुभवजन्य अधिगम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और आपने कमेंट में बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। अभी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू? पहला अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इनसाइट थ्योरी किसने दी है आप कमेंट में बताइए। इसके बाद है क्षेत्र सिद्धांत से, तीसरा है सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, चौथा है मोस्लो के मानवतावादी सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है? तो इनसाइट थ्योरी दी है कोहलर ने। कोहलर, ठीक है, एक है कोलबर्ग और एक है कोहलर। अगला क्वेश्चन है संवेदी स्मृति कहते हैं। सेंसरी मेमोरी इज नोन एज? तात्कालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कौन से कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य हैं? सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा, ये भी सही है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो सृजनशील भी होगा, वो क्रिएटिव भी होगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अब सारी जो थिंकिंग है इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि भारत की विशेषताएं बताओ, तो आपको भारत की विशेषताएं बतानी है और सबके आंसर इसमें अलग अलग हो सकते हैं, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग हो सकती है। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है यानी जो अभिसारी चिंतन है उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है तो केवल एक ही आंसर आएगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है। द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वियर ऑफ इंस्टिंक्टिंग और एनिमल ड्राइव्स। पहला अचेतन, दूसरा पूर्व चेतना, तीसरा चेतन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है अचेतन मन। जिसमें आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिस मन में आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको कहते हैं अचेतन मन या अचेतन स्मृति। अगला क्वेश्चन है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज इन विच एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस इज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दमन। ऑप्शन नंबर बी, दमन या रिप्रेशन। इसके द्वारा ये जो सारी दुश्चिंताएं हैं इनको विलुप्त कर दिया जाता है। तो ये था यूटेट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर और इसकी सीडीपी हमने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर ली है। और एक चीज़ आपने नोट की होगी, जिसने पिछली 2 वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि सारे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कभी बंडूरा का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कभी स्किनर का तो कभी प्याजे का। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, उसके अंदर का कोई पार्ट या कोई पॉइंट रिपीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।